आप देख रहे हैं स्कूल टू यू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज के पेपर में हम मार्च तीसरा महीना यानी मार्च 2023 में जो हिंदी कंपोजिट का क्वेश्चन पेपर बोर्ड की तरफ से आया है वो हम लाइव सॉल्व करेंगे। ये आपके पास एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपको इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बोर्ड के हैं। इस साइट पर मैंने डाला हुआ है अपने ब्लॉग पर, यहाँ से यहाँ तक ये HTTPC.com तक आप टाइप करेंगे तो एक ब्लॉग खुलेगा। उसमें 9-10 के टैब में आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे पेपर्स है, वहाँ से आप डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। खैर, आज के वीडियो में हम ये पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें एक हिदायत पर आपकी नज़र सानी चाहूँगा मैं। ये वाली हिदायत जो अक्सर बच्चे बार बार पूछते हैं कि जो आकृतियाँ आती है वो पेन से बनाना पड़ती है कि पेंसिल से। प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी आकृतियाँ आपको पेन से ही बनाना है, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। आकृतियाँ आकलन कृति में जो पूछी जाती है वही कृति आपको बनाना है। इसके अलावा उपयोजित लेखन में आपको जो कृतियाँ पूछी जाती है आकृतियाँ बनानी नहीं होती है वहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर पहला विभाग है गद्य विभाग। ठीक है, ये 12 अंक का होता है। इसमें 2 पैराग्राफ पूछे जाते हैं, 2 सबक पूछे जाते हैं। ठीक है, 6-6 नंबर के। अब जो पहला सबक है ये वाला, ये 10वीं जमात में अनोखे राष्ट्रपति सबक से लिया हुआ है। इसका एक पैराग्राफ फ्रंट पेज पर है और दूसरा आधा पैराग्राफ, कुछ बचा हुआ पैराग्राफ दूसरे सफ़े पर उन्होंने दिया था। ठीक है, तो याद रखिए कि 6 नंबर के लिए पूछा जाता है और ये अनोखे राष्ट्रपति से पूछा हुआ है। अब इसमें सबसे पहला सवाल है, संजाल पूर्ण कीजिए। उसमें राजेंद्र बाबू की पत्नी की विशेषताएं बताइए। पत्नी की विशेषता ही आपको बताना है। ये जो विशेषता शब्द है ना, आप उसको हमेशा याद रखिए, ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा। विशेषता यानी खूबियाँ, सिफतें। ठीक है, अब ये हमेशा याद रखो क्योंकि पूरे पेपर में ये 100% कहीं ना कहीं यूज़ होता है। विशेषता यानी खूबियाँ या सिफतें। अब राजेंद्र बाबू की पत्नी है, उनकी हमको खूबियाँ बताना है और खूबियाँ हमको कहाँ मिलेगी? पैराग्राफ में मिलेंगी। अब पैराग्राफ है, हम ऊपर जाएंगे फ्रंट पेज पर। देखो ये यहाँ पर एक लाइन है, वे साध्वी सरल क्षमामयी सबके प्रति ममतालु, यहाँ तक। ठीक है, ये लाइन है। तो इसमें पहले बॉक्स में हम लिखेंगे साध्वी, दूसरे बॉक्स में सरल, तीसरे बॉक्स में क्षमामयी और फिर चौथे बॉक्स में लिखेंगे ममतालु। ठीक है, 4 बॉक्स में हम 4 लिखेंगे और आकृति बनाना ज़रूरी है। ये जो आकृति आपको नज़र आ रही है ये आकृति आपको बनाना ही है। ठीक है, जिस तरह से आपको नज़र आ रही है पहले आप लिख लो, बाद में उसका बॉक्स बना लो। क्योंकि अगर हम पहले बॉक्स बना लेंगे तो कभी कभी ऐसे होता है कि लाइन बड़ी होती है तो वो लाइन बाहर जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। दूसरा सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। 2 तरह के लिंग होते हैं, हालांकि 3 तरह के होते हैं, लेकिन हमको 10वीं में 2 ही तरह के पूछे जाते हैं। एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तीसरा होता है नपुंसक लिंग, मुज़क्कर, मुअन्नस और मुखन्नस। लेकिन मुज़क्कर और मुअन्नस ही अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला शब्द है बालक। इस शब्द का हमको लिंग पहचानना है। तो बालक जो होता है वो लड़का होता है, लिहाजा इसका जो लिंग होगा वो पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग लिखना आप सीख ले किस तरह से लिखा जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर पुल्लिंग ऐसे लिखा जाता है। इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे पहचान तो लेते कि ये शब्द पुल्लिंग है, लेकिन कभी पुरलिंग लिखते हैं, कभी पुलिंग लिखते हैं, कभी पहली दूसरी विलांटी डाल देते हैं, ऊपर का अनुस्वार नहीं डालते हैं। इसलिए मैं लिख कर बता रहा हूँ आपको। उसके बाद दूसरा शब्द है धरती। अब धरती जो है वो स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग को इस तरह से लिखा जाता है। देखो विलांटी इसमें पहली देती है और यूना दिया जाता है और अनुस्वार जो है तो ऊपर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ज़िम्नी सवाल नंबर 2, यहाँ पर हमको एक शब्द दिया हुआ है सफल। एक साब के बनाना है और फिर लाह के बनाना है। ठीक है, तो हम सफल में उपसर्ग लगाएंगे।
तो उपसर्ग लगाएंगे हम अ, ठीक है, और प्रत्यय लगाएंगे हम ता, ठीक है। तो सफल में अगर उपसर्ग अ लगाए तो यहाँ पर लिखेंगे पूरा हम असफल, यहाँ हमको पूरा क्या लिखना पड़ेगा, असफल। और यहाँ पर अगर हमने ता लगाए तो यहाँ लिखना पड़ेगा सफलता। तो यहाँ पर इतना करने पर हमको 1 नंबर मिल जाता है। बहुत आसान यहाँ पर सवाल दिया जाता है। उसके बाद आपको पता ही होगा 2 नंबर के लिए स्वमत पूछा जाता है, यानी जाती राय आपसे पूछी जाती है, सेल्फ रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है। अब इस पेपर में जो मार्च 2023 में पूछा गया है, यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है स्वमत का। सादा जीवन उच्च विचार विषय पर 25-30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। पॉइंट क्या है, उन्वान क्या है, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल जिंदगी और ऊंचे ख्यालात। इस पर आपको 2 नंबर के लिए लिखना है। अब कितनी लाइन लिखना पड़ेगा, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं तो 6 से 8 काफ़ी है जुमले। और मैं अक्सर कहता हूँ कि छोटे छोटे जुमले बनाइए आप, उसमें गलती नहीं होती। जैसे मैं कोशिश करूँगा, देखो आपको मैं बताता हूँ कैसे लिखूँगा मैं। सादा जीवन उच्च विचार विषय पर मेरे अपने विचार निम्नलिखित है, यानी मंदरजा झैल। पॉइंट नंबर 1 डालूंगा, फिर मैं उच्च विचार से ही सादा जीवन मनुष्य के जीवन में आता है। सादे जीवन से ही मनुष्य के उच्च विचार होते हैं। उच्च विचार से जीवन सरल होता है। सादा जीवन जगना मनुष्य के लिए सरल या आसान होता है। इतने सारे जुमले हम बनाए तो इजीली स्वमत हम 2 नंबर हासिल कर सकते हैं, छोटे छोटे जुमले बनाने का। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 3 पर हमें ये सबक पूछा हुआ है। पैराग्राफ मुकदमा इस सबक से लिया गया है। ये वाला पैराग्राफ शायद आखिरी पैराग्राफ है और उसमें सवाल पूछा हुआ है, कारण लिखिए, यानी वजूहात लिखो। किस चीज़ की वजूहात लिखना है, हवा बदबू वाली होती है। क्यों होती है, इस पैराग्राफ में से ढूंढकर हमें लिखना है। तो उसका जवाब यहाँ पर हमारे पास है। ये हवा बोल रही है कि हवा क्यों बदबूदार होती है, उसकी वजह यहाँ पर है कि लोग, यहाँ से शुरू हो रहा है पैराग्राफ, लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं, उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। तो यहाँ पर उनके कारण मैं की जगह हवा बदबू वाली हो जाती हूँ की जगह है। तो पहली वजूहत हमको मिल गई कि लोग पशुओं को इधर उधर डाल देते हैं। और दूसरा कारण यहाँ से शुरू हो रहा है, कारखानों से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुल जाती है। यहाँ तक, अब मुझ में यानी हवा में, तो मुझ कट जाएगा और हवा में घुल जाती है। कारखानों की हवा में घुल जाती है, जिसकी वजह से हवा बदबू वाली हो जाती है। ये 2 कारण लिखने पर हमें सीधे 2 नंबर मिलने वाले हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, उपर्युक्त गद्यांश में अंग्रेज़ी शब्द ढूंढकर लिखिए। ये वाले पैराग्राफ में अंग्रेज़ी शब्द ढूंढकर हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेज़ी शब्द पहला आया है कंपोस्ट। लास्ट लाइन में आपको दिख रहा होगा, मैं रेड लाइन से उसको अंडरलाइन करता हूँ। ये कंपोस्ट, पहला लफ्ज़ है कंपोस्ट, और दूसरा शब्द आया है गैस। ये अंग्रेज़ी शब्द है। दोनों को उठा के अपने आंसर शीट में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर डालना है, उत्तर डालना है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले में डालो गैस, दूसरे में डालो कंपोस्ट, सीधा नंबर 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसी पैराग्राफ के ताल्लुक से ये सवाल पूछा हुआ है, गद्यांश से विलोम शब्द की जोड़ी ढूंढकर लिखिए। विलोम यानी अपोजिट शब्द, विरुद्धार्थी शब्द। तो इस पैराग्राफ में सबसे पहली जोड़ी आई है अपोजिट वर्ड की, खुशबू और बदबू, एक जोड़ी हो गई। दूसरी जोड़ी है आज और कल। इसमें और एक जोड़ी है, मुझे नज़र आई थी, लेकिन ये हमको 2 काफ़ी है। 2 जगह पर हम 2 जोड़ियाँ लिख देंगे, आज कल खुशबू बदबू। सीधे सीधे 1 नंबर हमको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 100 मत वाला क्वेश्चन है,
2 नंबर के लिए पूछा गया है, बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के उपाय विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। 100 मत है, अपने विचार लिखना होते हैं। 2 नंबर के लिए बोल रहा है, अब 25 से 30 शब्द यानी 3 लाइन ही हो गई है, लेकिन हम 4 से 5 लाइन लिखेंगे क्योंकि हमारी लाइन छोटी छोटी होती है। एक आधी मिस्टेक आई तो उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो शुरुआत में कर रहा हूँ, कैसे करूँगा? बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के उपाय के विषय पर मेरे अपने विचार निम्नलिखित है कि बढ़ती हुई आलूदगी को रोकने के इलाज पर मंदरजा झैल मेरे ख्यालात है। पहला पॉइंट लिखूँगा मैं कि हमें हमेशा सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। हमें धूम्रपान करना छोड़ देना चाहिए क्योंकि धूम्रपान से प्रदूषण बढ़ता है। अपने साथियों को प्रदूषण के बारे में शिक्षित करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग करना चाहिए। इलेक्ट्रिक जैसी ऊर्जा हमारे इस्तेमाल में या प्रयोग में रहना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक ऊर्जा से प्रदूषण कम होता है। इसके अलावा अपने तौर पर आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे आपको जुमले बनाना है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ, विभाग 2, यहाँ से नज़म का हिस्सा शुरू हो गया, पद्य विभाग, ठीक है। 8 नंबर के लिए एक नज़म आपको कितने नंबर के लिए पूछी जाएंगी? 4 नंबर के लिए। तो 2 नज़में जो है वह आपको 8 नंबर के लिए पूछी जाएंगी। तो इसमें पहली नज़म, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। ये पैराग्राफ हमें, स्तांजा हमें मातृभूमि इस कविता से पूछा गया है। चलो देखते इसमें सवालात क्या पूछे हुए हैं। सवालात पूछे हुए हैं, उचित जोड़ियाँ लगाए। जोड़ियाँ लगाना है 2 नंबर के लिए। क्वेश्चन बहुत इजी आया था लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। असल में शीतल का उन्होंने नीर से लगा दिया था, उन्होंने ये पैराग्राफ के सहारे से इसको सॉल्व नहीं किया। अब कितना आसान था हम देखेंगे। पहला क्या है? निर्मल। तो यहाँ से निर्मल तेरा नीर, तो इसकी जोड़ी किससे लगेंगी? नीर से लगेंगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नीर। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है शीतल, तो दूसरी लाइन है शीतल मंद सुगंध पवन, किससे जोड़ी लगेंगी? पवन से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पवन, ठीक है। उसके बाद षड ऋतु, षड ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त, तो षड ऋतुओं का जोड़ी लगेंगी दृश्य से, यहाँ पर मैं द लिख देता हूँ। हरियाली, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, तो हरियाली की जोड़ी लगेंगी मखमल से लास्ट में, तो यहाँ पर मैं माँ लिख देता हूँ। बहुत इजी था, 2 नंबर आपको इसी पर मिल जाते। अच्छा एक बात याद रखें, कुछ बच्चों ने ये ऐसी जोड़ियाँ लगाई एरो के निशान पर, निर्मल, नीर, शीतल, पवन, ऐसी एरो के निशान अगर आपने लगाया तो आपको गलत मार्क मिल जाएगा, 0 नंबर वहाँ पर मिलेंगे। तरीका क्या है? निर्मल के सामने उसका जवाब लिखे, इस बात का आप ख्याल करें, ठीक है। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अब प्रथम 4 पंक्तियाँ, प्रथम यानी पहली, अब पहली 4 पंक्तियाँ कौन सी हुई है? 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। ये 4 लाइन को हमको क्या करना है? भावार्थ लिखना है, सरल अर्थ लिखना है, खुलासा लिखना है अपने अल्फाजों में। तो हम कोशिश करेंगे। देखो शुरुआत हमेशा ऐसे करना कि ये पंक्तियाँ कविता से ली गई है जिसमें कवि ने विपुल लेखन किया है। ये एक ऐसी लाइन है जो किसी भी नज़म के सौमत और भावार्थ में फिट हो जाती है। क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये पंक्तियाँ नज़म से ली गई है जिसमें शायर ने खूबसूरत अंदाज में तहरीर किया है। कॉमन एक लाइन है लेकिन इससे असर पड़ता है, शुरुआत हमारी अच्छी होगी। तो हम शॉर्ट में आंसर लिखेंगे कि कवि कहना चाहता है कि ए मातृभूमि,
तेरा जो पानी है वो बिल्कुल निर्मल है और अमृत के समान है, बहुत उत्तम है। पहली लाइन वो कह रहा है कि हे मातृभूमि, यहाँ की सुगंध, जो हवाएं हैं, पवन है, वो शीतल है और इसमें श्रम मौजूद है। यहाँ पर षड ऋतुओं का अद्भुत क्रम है और हरियाली जो है तो मखमल है। इस प्रकार कवि ने उपरोक्त पंक्तियों में अपना ख्याल दर्शाया है। अजीज़ तलबा, उसके बाद दूसरी पोएम यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, उसका ये स्तांजा यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत कम लाइनें दी हुई रहती, देखो पूरी नज़म भी नहीं दी हुई है, बड़ी मुश्किल से 4-6 लाइनें दी हुई है और उसमें से हमको सवाल के जवाब ढूंढना होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब ये जो पैराग्राफ है ये जिन ढूंढा इस कविता से लिया गया है। इसमें क्या प्रश्न है हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, कारण लिखिए। कारण यानी वजूहात लिखिए। कवि प्रभु को आंखों में बंद करना चाहते हैं। शायर अपने भगवान को अपनी आंखों में बंद करना चाहता है। क्यों बंद करना चाहता है? यहाँ पर दिया हुआ है, नैनो अंतर आओ तू नैन झापी तो ही लेवे, कि मैं तुझे अपने आँखों में समा लूँ, ना मैं देखूँ और को न तो ही देखन देवे। ये दो वजूहात है। कुछ बच्चों ने डायरेक्ट ये भी लिखे हैं तो भी नंबर उनको मिला है। पहली वजह, ना मैं देखूँ और को, ना मैं किसी और को देखूँ, पहली वजह। और दूसरी वजह, ना ही तुझे और किसी को देखने दूँ, ये दूसरी वजह। दो वजह यहाँ पर आपको लिख देना है तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, अंतिम 2 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ऊपर की कविता में प्रथम 4 पंक्तियाँ आई थी, अब यहाँ पर अंतिम 2 पंक्तियाँ। अब प्रथम यानी पहली और ये अंतिम यानी आखिर। अब उनका क्या लिखना है? सरल अर्थ लिखना है, भावार्थ लिखना है, खुलासा लिखना है। अब 2 पंक्तियाँ कौन सी है? ये वाली है, ये वाली। लाली मेरे लाल की जीत देखो तीत लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो इसका हमको सरल अर्थ लिखना है 2 नंबर के लिए 25 से 30 शब्द यानी 3 से 4 लाइन में। तो शुरू ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया हूँ कि ये पंक्तियाँ कविता में से ली गई है। अगर आपको नज़म का नाम याद है तो वेल एंड गुड। फिर आप क्या लिखेंगे? ये पंक्तियाँ जिन ढूंढा इस कविता से ली गई है जिसमें कवि ने विपुल लेखन किया है। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि भगवान कृष्ण की महिमा हर जगह फैली हुई है। जहाँ देखो वहाँ पर भगवान कृष्ण की महिमा और कृपा दिखाई देती है। जहाँ जहाँ मैंने भगवान कृष्ण की लीला को और उसकी कृपा को देखा हूँ तो वहाँ पर मैं उसका दीवाना हो गया हूँ। इस प्रकार कवि ने भगवान कृष्ण के तय अपना प्रेम दर्शाया है। इस तरह से आपको जवाब लिखना था। इसके अलावा बहुत सारे जवाब है, मैं गाइड से हटकर आपको बता रहा हूँ, अपने मन से बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद भाषा अभ्यास, भाषा अध्ययन विभाग 3। पहला विभाग तो 2 सबक का रहता है, दूसरा विभाग नज़मों का रहता है और तीसरा विभाग जो है वो भाषा अभ्यास यानी व्याकरण ग्रामर का होता है। ये 8 अंक के लिए पूछा जाता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। ये तो जनरल क्वेश्चन है। मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए हैं, ठीक है, और इसमें से जो सही शब्द है हमको उठाकर
अपने आंसर शीट में लिखना है, चारों लिखने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें से जो सही है वो है डबल ठ वाला, इकट्ठा, ये वाला शब्द, इकट्ठा ये वाला शब्द जो है वो सही रहेगा। ये 3 को लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको उठाइए और अपने आंसर शीट में लिख लीजिए। उसके बाद नंबर 2 पर है बुद्धि। तो ये 4 लफ्ज़ है, 4 में से जो सही है, चारों में से जो शब्द सही है ये वाला शब्द आपको उठाकर अपने पेपर में लिख लेना है। ठीक है, इसमें क्या है, पहला उकार है, आधा द है, लेकिन पहली विलायंती जो है रहेगी, दूसरी विलायंती नहीं रहेंगी, बाकी तीनों गलत है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर जब अव्यय आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अव्यय क्या है। इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, एक अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग करना है। ये जो शब्द है इनको आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। अब इसको बहुत सारे जुमले हैं, बहुत आसान होता है और वो भी एक ही करना होता है 1 नंबर के लिए। तो हम करेंगे, हमने दानिश को यहाँ वहाँ देखा है। तो जहाँ पर वहाँ हम इस्तेमाल करेंगे उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, वेलियोर को या चेकर को बताएंगे कि हमने वहाँ पर इस्तेमाल किया है। उसके बाद दूसरा शब्द है ओह, हालांकि एक ही लिखने का था, लेकिन हम चूँकि पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ओह कैसे इस्तेमाल करेंगे, ओह आप फिर से मांगने आ गए, लास्ट में फुल स्टॉप, ओह के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। इस तरह से 2 शब्दों के लिए 2 अर्थपूर्ण वाक्य हमने बना लिए। उसके बाद शब्द है, प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए, अमल मुकम्मल कीजिए। हमको संधि का ये प्रश्न सॉल्व करना है, ये 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। दुर्लभ संधि शब्द दिया हुआ है, संधि विच्छेद करना है। अच्छा, इसमें से एक ये करो या फिर ये करो, दोनों में से एक ही करना होता है। देखो बीच में अथवा आया है, दोनों करने की ज़रूरत नहीं है। दुर्लभ, तो यहाँ पर संधि विच्छेद हम दुर्लभ का करेंगे इस तरह से, बीच में विसर्ग आएगा और संधि भेद रहेगा ये विसर्ग संधि, यानी उसकी किस्म, काइंड ऑफ संधि। अथवा या, अब सदा एव, संधि विच्छेद ऑलरेडी करा हुआ है, हमको संधि शब्द लिखना है सदैव, और फिर यहाँ पर संधि भेद पहचानना है। ये संधि भेद रहेगा स्वर संधि, दोनों में से एक करने पर हमें 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद भाषा अभ्यास में से ही है, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। यानी जो अंडरलाइन किया हुआ ये शब्द है, इसके जगह हमें इनमें का कोई एक मुहावरा चूज करना है और इसको निकाल देना है। तो प्रश्न है, समीर ने मुझे देखते ही गले लगा लिया। अब गले लगा लिया, इन दोनों में से उससे कौन सा मैच होगा, ये वाला, अंक में भरना यानी गले लगाना। तो कैसा जुमला बनेगा, समीर ने मुझे देखते ही अंक में भर लिया। यहाँ से ये कट जाएगा, इसके जगह ये आ जाएगा, समीर ने मुझे देखते ही अंक में भर लिया। अथवा 1 नंबर के लिए क्वेश्चन है, या ये सॉल्व कीजिए या फिर ये सॉल्व कीजिए। तो इसमें निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। मंदरजा झैल मुहावरे का अर्थ भी लिखना है और उसको वाक्यों में प्रयोग भी करना है, तब जाके हमको 1 नंबर मिलेगा। तंग करना यानी परेशान करना, तो इसको हमने पहले इसका अर्थ लिखा, तंग करना यानी परेशान करना। उसके बाद वाक्यों में प्रयोग इस तरह से करेंगे, शिक्षक कक्षा से जाते ही छात्रों ने मॉनिटर को तंग करना शुरू कर दिया।
ये हमने इसका प्रयोग कर दिया। अब उसके बाद प्रश्न है, काल भेद पहचानना तथा काल परिवर्तन करना। पहचानना भी है और परिवर्तन यानी बदलना भी है ज़माने को। और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है पहचानने वाला। निम्नलिखित वाक्य का काल भेद पहचानिए। बचपन में मैंने परिजनों की, बुजुर्गों की सेवा की। अब याद रखना, हिंदी में हमें ज़ैली ज़माना भी लिखना होता है और मेन ज़माना भी लिखना होता है कि वो सामान्य है, कि पूर्ण है या फिर अपूर्ण है। उसके साथ वर्तमान, भूत और भविष्य भी लिखना होता है। अब ये जो वाक्य है सामान्य भूतकाल का वाक्य है। बचपन में मैंने परिजनों की, बुजुर्गों की सेवा की, तो ये हो गया सामान्य भूतकाल, याद रखना। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। क्या करना है? काल परिवर्तन करना है। यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है, मुझे देखते ही चाय हाजिर करता है। ये वाला वाक्य है, उसको कहाँ तब्दील करना है? पूर्ण वाक्य में, पूर्ण वर्तमान काल में तब्दील करना है। ये वाक्य ऑलरेडी वर्तमान में है, बस इसको पूर्ण करना है। तो जुमला कैसे बनेगा? यहाँ पर आएगा कर चुका है, कर चुका है। आप समझ लीजिए, यहाँ पर आएगा कर चुका है। मुझे देखते ही चाय हाजिर कर चुका है। चुका, चुकी, चुके हमेशा पूर्ण में आता है, परफेक्ट में आता है। और है जो है वो हमेशा वर्तमान में आता है। तो चुका, चुकी की वजह से वो इसमें पूर्ण में चले गया और है की वजह से वो वर्तमान में चले गया। अब उसके बाद ये प्रश्न है, मुझे अभिवादन का ध्यान आता है। मुझे सलाम का ध्यान आता है। इसको सामान्य भूतकाल में हमें बदलना है। ये बहुत इजी है। मुझे अभिवादन का ध्यान आता, ये कट जाएगा और इसके जगह आएगा था। बस हो गया सामान्य भूतकाल। उसके बाद वाक्य भेद तथा वाक्य परिवर्तन। यहाँ पर पहला वाक्य, वाक्य भेद, वाक्य परिवर्तन। आपको मालूम होगा वाक्य के दो प्रकार है, एक तो रचना के अनुसार है और एक अर्थ की दृष्टि से है। तो वाक्य के भेद पहचानना भी होता है और परिवर्तन भी करना होता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये अलग अंदाज में पूछा हुआ है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं हमारे 21 में भी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर वाक्य के पहचान कर लिखिए। वाक्य का भेद पहचान कर लिखिए रचना के अनुसार। अब रचना के अनुसार 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यदि भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएंगी, यदि आया है, इसलिए ये वाक्य जो रहेगा मिश्र वाक्य रहेगा। इसके आगे ये पूरा वाक्य लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप लिख दो कि ये मिश्र वाक्य है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए। अर्थ के आधार पर है और परिवर्तन करना है। ताजगी महसूस होती है, इसको हमको तब्दील करना है निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य में इनकार या जुमला। इनकार या जुमला में हमेशा इनकार आता है, नो आता है, नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे? ताजगी महसूस नहीं होती है, बस इतना लिख देंगे आप, बात खत्म। ताजगी महसूस नहीं होती है। प्यारे बच्चों, विभाग 4 रचना विभाग उपयोजित लेखन जिसे कहा जाता है, 12 अंक के लिए पूछा जाता है और उसमें सबसे पहला है पत्र लेखन, 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर 2 पत्र होते हैं, 2 में से आपको एक करना होता है, अथवा यानी या। एक तो ये करो या फिर ये करो। हम पहले ये सॉल्व करेंगे। पत्र लिखने के लिए 4 बातें इंपॉर्टेंट होती है। जब पत्र लेखन आपको करना रहेगे, आपके मन में आपको 4 सवालात पूछना है। नंबर 1, ये पत्र कौन से प्रकार का है, यानी औपचारिक है या अनौपचारिक है। नंबर 2, ये पत्र
में प्रेषक का एड्रेस क्या है। नंबर 3 क्वेश्चन, प्रति का एड्रेस क्या है। और नंबर 4, ये पत्र क्यों लिखा जा रहा है। 4 क्वेश्चन का आंसर आपने ढूंढ लिया तो आप इजीली पत्र लिख पाओगे। चलो एक फॉर्मेट की मदद से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न ये होना चाहिए खुद के मन से कि ये प्रश्न कौन सा रहेगा, औपचारिक है या अनौपचारिक है। तो समझ लेंगे। अजय सिन्हा, अंजना सिन्हा, सुंदरनगर जत से विकास अधिकारी नगर परिषद जत को बच्चों के खेलने के लिए बगीचा बनवाने हेतु पत्र लिखता है, लिखती है। अब नगर विकास अधिकारी को लिख रहा है, इसका मतलब ये ऑफिशियल लेटर है, औपचारिक लेटर है। चलो एक सवाल का जवाब हमको मिल गया कि ये औपचारिक पत्र है, उसका फॉर्मेट हमने यहाँ पर आपको बता रहे हैं। उसके बाद दूसरा सवाल आपके मन में आना चाहिए कि इसमें प्रति का एड्रेस क्या रहेगा। तो प्रति का एड्रेस यहाँ से आएगा नगर विकास अधिकारी कौमा नगर परिषद कौमा उसके नीचे जत और फुल स्टॉप यहाँ तक। फिर तीसरा सवाल आपके मन में आना चाहिए कि इसमें प्रेषक कौन है, यानी कौन पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर जो आएगा फॉर्मेट में अजय सिन्हा, लड़का रहा तो, और लड़की रही तो अजय सिन्हा, अंजना सिन्हा, कौमा उसके नीचे सुंदर नगर, कौमा उसके नीचे जत और फुल स्टॉप। ये हो गया प्रेषक का एड्रेस। अब चौथा सवाल आपके मन में आना चाहिए कि इसका विषय क्या है, ये पत्र क्यों लिखा जा रहा है। तो ये पत्र जो है बच्चों को खेलने के लिए बगीचा बनवाने हेतु पत्र लिखा जा रहा है। तो हम विषय में लिखे बच्चों को खेलने के लिए बगीचा बनवाने हेतु पत्र लिखना, ये इसका विषय हो गया। आपको बाकी तो फॉर्मेट दिया जा रहा है। ये फॉर्मेट ऐसा है, इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन एक फिट हो जाता है। अगर आप फॉर्मेट समझ लेंगे तो आपके 4 नंबर अभी से जेब में रहेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, चेतन सोनवने आज़ाद नगर चिखली से अपनी सहेली मित्र फरहान शेख तिलक नगर रायपुर को बहन की शादी में आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखती है, लिखता है। पहला सवाल हम मन से क्या पूछेंगे, ये औपचारिक है कि अनौपचारिक है। ये अनौपचारिक है। क्यों? क्योंकि ये सहेली या मित्र को लिखने के लिए आया है। दूसरा क्वेश्चन कि इसमें प्रति का एड्रेस क्या रहेगा। तो प्रति का एड्रेस रहेगा से के बाद वाला जो एड्रेस होता है ना, वो प्रति का एड्रेस होता है। फरहाना शेख और लड़का रहा तो फरहान शेख कौमा उसके नीचे तिलक नगर कौमा उसके नीचे रायपुर, ये हो गया प्रति का एड्रेस। तीसरा सवाल आप अपने मन से पूछेंगे कि इसमें प्रेषक यानी कौन पत्र लिख रहा है, लास्ट में किसका एड्रेस आएगा। तो से पहले पूरा एड्रेस आएगा। चेतना सोनवने, लड़का रहा तो चेतन सोनवने, ये लिख रहा है। आज़ाद नगर कौमा उसके नीचे चिखली, ये उसका एड्रेस हो गया। यहाँ से वो लिख रहा है, किसको लिख रहा है, फरहाना शेख को या फरहान शेख को लिख रहा है। अब चौथा आपके मन में सवाल आना चाहिए, क्यों लिख रहा है, वजह क्या है भाई खत लिखने की। तो पत्र लिखने का मुख्य कारण ऐसे कि ये जो आपको फॉर्मेट में दिखाया जा रहा है वो वहाँ पर आएगा कि मेरी बहन की शादी में आपको 2 दिन पहले आमंत्रित किया जाता है, आपसे विनती है कि आप 2 दिन पहले मेरे बहन की शादी में आइए। ये उसका रीज़न हो गया। आपका पत्र इस फॉर्मेट में फिट हो गया। ठीक है, उसके बाद है विज्ञापन लेखन यानी एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन लेखन 4 नंबर के लिए पूछा जाता है यानी एडवर्टाइजमेंट। अब ये एडवर्टाइजमेंट जो हमें बनाना है वो खेल प्रतियोगिता के बारे में बनाना है, यानी खेल की कंपटीशन में। उसमें ये पॉइंट दिए, विशेषता, दिनांक रहना चाहिए। ये जो मैं रेड कलर से आपको बता रहा हूँ ना, अगर ऑप्शन आपको ये नहीं भी आए तो हमेशा याद रखो एडवर्टाइजमेंट में आपकी चीज़ें रहना चाहिए। देखो नंबर 1 दिनांक रहना चाहिए, भले ही यहाँ पर ना पूछे आपको। उसके बाद संपर्क रहना चाहिए, स्थल रहना चाहिए और समय रहना चाहिए। ये कॉमन पॉइंट है, इसमें हर विज्ञापन में रहता है। अब ये विज्ञापन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ 2 मिनट में बनाकर। आप ज़रा देख लो कौन सा पॉइंट मैं कहाँ पर कवर कर रहा हूँ, संपर्क कहाँ डाल रहा हूँ, फिर विशेषताएं कहाँ डाल रहा हूँ, समय कहाँ डाल रहा हूँ, वगैरह वगैरह।
विज्ञापन लेखन के ऑप्शन में ये सवाल पूछा गया, अगर विज्ञापन लेखन यानी एडवर्टाइजमेंट आपने नहीं बनाया तो आपको ये बनाना रहेगा, क्योंकि ये अथवा में है। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। कितने प्रश्न तैयार करना है? 4 प्रश्न तैयार करने होते हैं। 4 की बजाय 5-6 आप कर ले, ताकि एक आधा सवाल अगर गलत आए तो हम उसको दुरुस्त कर ले। तो ठीक है, 4 सवालात बनाते हैं। पहली लाइन है, पिताजी ने धोती ऊपर कर ली। ये तो एक जुमले में जवाब है। हमको सवाल बनाना है तो हम क्या करेंगे? पिताजी ने क्या ऊपर कर ली, या फिर किसने धोती ऊपर कर ली। ये सवाल बन गया, किसने धोती ऊपर कर ली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे पढ़ेंगे। चलो, एक क्वेश्चन तो बन गया हमारा। कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले। फिर उसके बाद दूसरा सवाल बनेगा कि पिताजी ने दाहिने हाथ से कंधे पर क्या संभाले। तो उसका जवाब है डंडा। एक जुमले में जवाब हमें मिल जाएगा चेकर को। उसके बाद बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। उन्होंने उनके पास जाकर कहा। यहाँ पर सवाल बन सकता है, पिताजी ने उनके पास जाकर क्या कहा, और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। 3 क्वेश्चन बन गए। उसके बाद ये वाली लाइन, डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है। तो हम यहाँ सवाल बनाएंगे, डंडा केवल किस लिए साथ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। 4 सवाल हमने बजाए, हर सवाल पर आपको 1 नंबर दिया जाता है। उसके बाद निबंध लेखन है। 4 नंबर के लिए आपको पूछा जाता है। 2 ऑप्शन होते हैं और उसमें से एक आपको करना होता है। मोबाइल शाप या वरदान, रहमत या जहमत। शाप यानी जहमत, वरदान यानी रहमत। मोबाइल एक रहमत है या जहमत, इस पर आपको 60 से 70 लाइन लिखना रहती है, शब्द लिखना होते हैं, जो तकरीबन 8 से 10 लाइन होती है, लेकिन हम लोग 10 से 12 लाइन लिखेंगे। चूँकि हिंदी है, थोड़ा ज़्यादा ही लिखना। फिर दूसरा ऑप्शन है, यदि मैं पंछी होता, या पंछी यानी परिंदा। ये एक्चुअली मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लिंक के थ्रू देख सकते हैं कि ये निबंध कैसे लिखना है। बस मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि आप जब भी निबंध लिखेंगे तो उन्वान यानी हेडिंग डालना ना भूले, मोबाइल शॉप या वरदान, और फिर नए पेज से लिखना ना भूले, ग्रामेटिकल मिस्टेक कम करें। ठीक है, यहाँ पर हमने पूरा 40 नंबर का पेपर सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब मददगार साबित होगा। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।